हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम सर क्लासेस। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आपने इससे पहले की वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल का चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल देखा, जिसमें हमने आपके मंडलों और मंडलों के बाद हमने पूर्व क्लास में जो है मानचित्र, विश्व मानचित्र के माध्यम से महासागर एवं महाद्वीपों की हमने चर्चा की थी। आज हम उसी के आगे के क्रम में चर्चा करेंगे। तो हमने देखा था पिछली क्लास में हमने जो है महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पे क्रम देखा था। तो आइए उसी क्रम को हम दोबारा एक बार दोहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि जब हमने देखा तो क्रम में महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम, क्या हमने देखा था? महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम। तो हमने पूर्व की क्लास में आपसे चर्चा किया था कि यदि क्षेत्रफल के आधार पर क्रम की बात करें तो हमारा सबसे पहला महाद्वीप कौन सा आता है? एशिया। एशिया के बाद हमने बात किया था, क्या आता था? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका। ठीक इसी के बाद अंटार्कटिका। फिर हमने बात किया था यूरोप। इसके बाद हमने बात किया था ऑस्ट्रेलिया। इन जो है 7 महाद्वीपों की हम इससे पहले कक्षा में बात कर चुके हैं। हमने एक ट्रिक भी बताई थी। क्या बताया था? ये अफीम नासा ने अंटार्कटिका से यूरोप व ऑस्ट्रेलिया के लिए मंगाया। तो हमने देखा था कि ये अफीम नासा ने अंटार्कटिका से यूरोप व ऑस्ट्रेलिया के लिए मंगाया। तो ये फॉर एशिया, ए फॉर एशिया, अफीम फॉर अफ्रीका, एन ए फॉर नॉर्थ अमेरिका, एस ए फॉर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका आता है, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आता है। तो आप लोग इन चीजों को देख चुके थे पिछली कक्षा में। एक बार जरा दोबारा देखिए, फिर हम अपनी कक्षा को, आज की कक्षा को कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने भूमंडल देखा था और समथिंग हमने जो है महाद्वीपों को महाद्वीपों को देखते हुए जो कि है कक्षा को आपके आगे बढ़ाया था, क्योंकि हम महाद्वीप देख चुके थे। तो आज हम थोड़ा सा जलमंडल पे बात करेंगे, क्योंकि हम महासागरों को देख चुके हैं।
तो हम थोड़ा सा जलमंडल पे बात करके और हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर कितना लगभग 71% जो है क्या है, जल, और लगभग 29% क्या है, स्थल। इन दोनों रूपों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब इस 71% की यदि बात करें तो इस 71% का जो है लगभग 96.5% जो जल है ये कहाँ है, महासागरों में। इसका जो 71% जल पृथ्वी पे पाया जाएगा, इसका लगभग 96.5% जो जल है ये महासागरों में पाया जाएगा, जो कि क्या है, लवणीय है, यानी कि खारा है, पीने के योग्य नहीं है। इसका जो 3.5% जल बचेगा वो क्या है, अलवणीय है, यानी क्या है, पीने योग्य है। अब हम बात करें, ये जो है जल हमारा, इस जल को हम 30% और 70% में विभाजित करते हैं। जो 70% जल हमारा पाया जाता है ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में, किस रूप में, बर्फ के रूप में जमा है। और जो ये 30% जल इसका है, ये जल भूगर्भ में या भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, जिसका 4% जल, कितना, 4% जल कहाँ पाया जाता है, भारत के भूगर्भ में, जिस जल का हम उपयोग यानी उपयोग कम दुरुपयोग अधिक करते हैं। क्योंकि यदि हम जल की मात्रा को देखें तो हम अगर अपने जो हमें चुनौतियां देता रहता है, हमारे बगल का पाकिस्तान, उसकी बात करें तो जितनी उसकी पूरे दिन के जल की खपत है, उतनी हमारे यहाँ लोग फेस वॉश लगा के मुंह धुल लेते हैं उतने जल का। क्यों? लेकिन है कितना जल, केवल 4%। किसका? यदि 71% का देखा जाए तो 96% जल महासागरों में लवणीय जल के रूप में पाया जाता है। ये 3.5% जल अलवणीय है, जो पीने योग्य है। उसका 30% भाग भूमिगत जल के रूप में है, जिसका 4% जल केवल भारत के पास है। लेकिन हम पानी का इतना दुरुपयोग करते हैं। तो पानी के दुरुपयोग को थोड़ा हमें यहीं से सबक लेना चाहिए, रोकना चाहिए, क्योंकि आगे स्थितियां जो है वो अन्यथा की स्थिति में भया होगी। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना के चलना चाहिए, सतत विकास लक्ष्यों को अपना के चलना चाहिए। आगे देखेंगे सतत विकास लक्ष्य क्या होते हैं, क्योंकि यदि हम आज पूरे संसाधनों का यूज कर लेंगे, अपने भविष्य के लिए नहीं छोड़ेंगे, तो आने वाली भविष्य हमारी जो है खतरे में पड़ जाएंगी, यानी जो पीढ़ियां होंगी वो खतरे में पड़ जाएंगी। तो आप जरा इसे देखिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा। आइए जल संधि की बात करें। तो जल संधि हम कहते हैं कि स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। क्या? स्थल का एक सकरा भाग जो दो स्थलीय भागों
जैसे जब आप देखिए हैं कि ये आपका जब आप आते हैं उत्तरी अमेरिका से और यहाँ जब हम आपकी दक्षिणी अमेरिका शुरू कराते हैं तो यहाँ पे एक जल संधि पाई जाती है जिसका क्या नाम है, पनामा जल संधि। क्या नाम है? तो हमने देखा कि जब हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद बात करते हैं तो एक जल संधि कौन सी पाई जाती है, पनामा जल संधि। ठीक है। अब हमने ये भी बात किया था कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे जो है आपकी बर्फ जमा है, इसका क्या कारण है? तो हमने बात किया था पहले कि जब ये बात किया तो यहाँ ध्रुव यहाँ ध्रुव, हमने कहा कि भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में क्या होती है, कमी होती है। तो जब यहाँ इस जगह पहुंचते हैं दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के पास, तो यहाँ क्या होती है, एक फ्रीजिंग पॉइंट आ जाती है, यानी जमाव बिंदु आ जाती है। और इस जमाव बिंदु के कारण यहाँ क्या होता है, जल जो है जम जाता है। और इस जल के जमने के कारण क्या होता है, यहाँ कोई भी मानव क्या है, यहाँ मानव निवास नहीं करते। क्या करते हैं, मानव निवास नहीं करते हैं। बल्कि एक तो आप कहेंगे कि इसको क्यों यूज किया जाता है, अंटार्कटिका क्या यूज है? तो जो आपका अंटार्कटिका है इसका यूज ये है कि जो आपके राष्ट्र होते हैं वो जाकर के यहाँ क्या करते हैं, अपने शोध संस्थान लगाते हैं। क्या करते हैं, शोध संस्थानों की स्थापना करते हैं, बल्कि यहाँ मानव निवास नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे क्या भारत ने कोई शोध संस्थान लगाया है? तो हम कहेंगे जी हाँ, भारत ने अपने शोध संस्थान जो है क्या किया है, अंटार्कटिका पे स्थापित किया है। आप कहेंगे सर वो कौन से शोध संस्थान है जो भारत ने अंटार्कटिका पे स्थापित कर दिया? तो हम कहेंगे कि एक शोध संस्थान का आपके नाम क्या है, मैत्री। क्या नाम है, मैत्री। और दूसरा क्या है, तो आप कहेंगे दक्षिण गंगोत्री। क्या कहेंगे, दक्षिण गंगोत्री। ये दो शोध संस्थान और दो शोध संस्थान जिनकी स्थापना किसने किया है, भारत ने। कहां पे, अंटार्कटिका पे। तो अंटार्कटिका पे आपके भारत ने मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री दो शोध संस्थानों की स्थापना किया है। अंटार्कटिका पे कोई भी मानव निवास नहीं करता है, बल्कि यहाँ क्या होता है, शोध यानी रिसर्च का वर्क होता है। तो आइए हम आप इसे देखिए जरा, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे आपके वायुमंडल। हम बात करते हैं वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल। वायुमंडल की यदि हम बात करें तो ये हमारी हुई अर्थ से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो इसे 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 5 भागों में। और जब 5 भागों का हम नामकरण करते हैं तो पहला जो हमारा आता है ये क्या होता है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद हम आते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, समताप मंडल। क्या आता है, ये हमारा दूसरा क्या होता है, समताप मंडल। जब हम तीसरे पे आते हैं तो ये तीसरा वाला जो हमारा होता है ये क्या होता है, मध्य मंडल। जब हम चौथे पे आते हैं तो चौथा हमारा क्या होता है, आयन मंडल।
और जब 5वें पे आते हैं तो ये क्या होता है, बहिर्मंडल। जरा आप इसे देखिए, यदि हम बात करें इसके रासायनिक संगठन की वायुमंडल की, तो रासायनिक संगठन में इसके जो है क्या क्या पाया जाएगा, तो पहला पाया जाएगा आपका नाइट्रोजन, दूसरा क्या पाया जाएगा ऑक्सीजन, और तीसरा क्या पाया जाएगा, तो अन्य गैसें। कुछ अन्य गैसें होती हैं, उनमें कई गैसें आती हैं। यदि हम इसकी बात करें तो ये पाया जाएगा 78%, यदि ऑक्सीजन की बात करें 21%, यदि हम अन्य गैसों की बात करें तो 1%। ये जो है हमारा ये क्या होता है, तो कहते हैं कि प्राणियों में वृद्धि का कारक होता है। ये श्वास लेने में सहायक है। यदि हम इसकी अन्य गैसों की बात करें तो अन्य गैसों में हमारे जैसे एक पाया जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यह क्या करता है, यह जो पृथ्वी पर उष्मा छोड़ी जाती है, उस उष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है, उष्मा को अवशोषित करता है। अब कहेंगे कि यह अवशोषित करने से क्या हुआ, तो हम देखते हैं हमारी पृथ्वी गर्म होती है। अब तो जब ये उष्मा को अवशोषित कर लेता है तो पृथ्वी क्या होती है, गर्म हो जाती है। जबकि हमारे CO2 की मात्रा की बात करें तो बहुत कम मात्रा में हमारे यहाँ पाया जाता है CO2। इससे क्या होता है, तो इससे जो आपके पादप जगत है यानी पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे में ये क्या करता है, वृद्धि का कारक होता है। क्या करता है, वृद्धि करता है। कौन, CO2 से जब उष्मा अवशोषित करता है, ये गर्मी पैदा करता है, तो इस गर्मी से क्या होती है, पेड़ पौधों में जो है वृद्धि होती है। जरा इसे आप देखिए, अगली पॉइंट यही आप नोट कर लीजिए कि जब ऊंचाइयों पे बढ़ते यानी मंडलों के अनुसार रासायनिक संगठनों में भिन्नता पाई जाती है। ऊंचाई पर बढ़ने पर जब ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती है, तो क्या होगा, जो रासायनिक संगठन होंगे, इसमें क्या पाई जाएगी, इन संगठनों में क्या पाई जाएगी, विभिन्नता। क्योंकि जब आप देखे होंगे कि हमारे जो पर्वतारोही होते हैं वो ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना होता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर है तब तो ले लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन जब ऊपर पहुंचते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन यानी सांस लेने में उनको दिक्कत होने लगती है, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, मात्राएं कम होने लगती हैं। ये दशाएं किसकी हैं, ये अर्थ की दशाएं हैं। ये ऐसा किस पे पाया जाएगा, अर्थ पे, ना कि पूरे हर मंडल में एक जैसा पाया जाएगा। तो जरा इसे नोट कर लिए होंगे आप। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं जीवमंडल। तो हमने जीवमंडल आपको पहले नोट कराया था, जीवमंडल क्या होता है। तो हमने देखा था कि जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का जब हम सम्मिलित रूप में यानी एक साथ अध्ययन जब सम्मिलित रूप में लेते हैं तो यहाँ पे क्या निकल जाता है, जीवमंडल। अब जो जीवमंडल है इसमें क्या होती है, हमारे जीवों की उत्पत्ति होती है, जो हमारी
बैक्टीरिया से लेकर वर्तमान मानव तक है। इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? इन्हीं तीनों के सहयोग से उत्पत्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। जरा देखिए इसे। अब हम जीवमंडल को जब हम बांटते हैं तो दो जगत में बांटते हैं। एक आपका हो जाता है पादप जगत और एक हो जाता है जैव जगत। क्या हो जाता है? जैव जगत। अब जैव जगत जो है, इसमें हम क्या करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। और जो आपका पादप जगत है, इसमें क्या करते हैं? पादपों यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। आगे इनको बायोलॉजी में हमें पढ़ना है। हम यहीं पे आपको बायोलॉजी कराएंगे, जब कराएंगे इन चीजों को बताएंगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जरा इसे नोट कीजिए। दोस्तों, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपका अध्याय 5 इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। आगे हम अध्याय 6 भूगोल के साथ आपको मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। जिन्हें आपके अनुसार इसकी ज़रूरत हो क्लास की, उन्हें शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।